प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय, अध्याय 3 चल रहा है मांग की अवधारणा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए घंटे का बटन दबाएं ताकि आगामी वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए ज़रूर बताएं। गत क्लास में हमने अध्ययन किया व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र तथा मांग की नियम की व्युत्पत्ति। इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे मांग के नियम के लागू होने के कारण। मांग का नियम लागू होने के मुख्यतः 3 कारण है। सबसे पहला कारण है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम गत अध्याय उपभोक्ता का संतुलन में हमने भली प्रकार से समझा है, जिसमें हमने ये देखा था कि संतुलन की दशा में उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी कीमत देने को तैयार होता है, जितने उस वस्तु की अंतिम इकाई या उस वस्तु की इकाई से उसे क्या मिलती है, सीमांत उपयोगिता। अर्थात कोई भी उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता से अधिक उस वस्तु की कीमत नहीं चुकाता है। अब हमने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम में ये पढ़ा है कि जैसे जैसे हमारे पास किसी वस्तु की उपभोग इकाइयों की संख्या बढ़ती है, उसकी आगामी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है। अर्थात उसकी कीमत भी क्या होती है, घटती है, क्योंकि उपभोक्ता MU के बराबर ही क्या चुकाता है, कीमत चुकाता है। तो जैसे जैसे कीमत घटती है, इस कीमत का मात्रा से कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। अर्थात कीमत घटती है तो मांग मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती है, और यदि कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा भी क्या होती है, घटती है। तो मांग का नियम क्या कहता है, पुनः एक बार दोहरा देता हूं, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग मात्रा के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग मात्रा बढ़ती है, और किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है। ठीक यही चीज ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम में भी सिद्ध होती है कि क्वांटिटी बढ़ने पर उस वस्तु की कीमत उपभोक्ता के द्वारा क्या चुकाई जाती है, कम चुकाई जाती है। यदि क्वांटिटी घटती है तो कीमत क्या चुकाई जाती है, ज्यादा चुकाई जाती है, क्योंकि यदि उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की जाने वाली इकाइयों की संख्या को घटाया जाता है तो घटाने से क्या होगा, सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी, क्योंकि इकाइयों की संख्या क्या होगी, कम होगी। सीमांत उपयोगिता बढ़ने से क्या होगा, उस वस्तु की कीमत भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अर्थात कीमत बढ़ने से इकाइयों की संख्या क्या होती है, घटती है। यही मांग के नियम का सिद्धांत है। दूसरा कारण देखिए, आता है प्रतिस्थापन प्रभाव। गत क्लास के अंदर हमने प्रतिस्थापन प्रभाव के संबंध में प्रतिस्थापन वस्तुओं का अध्ययन किया था। क्या होती हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं? ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में लिया जा सकता है। हमने इनके उदाहरण किए थे, जैसे चीनी, शक्कर, चाय, कॉफी। अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु की जगह पर काम में लिया जा सकता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 वस्तुएं हैं जिनकी उपभोक्ता के द्वारा जिनको खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है। मान लीजिए इसकी मात्रा QX और इसकी मात्रा QY है। मान लीजिए इसकी कीमत PX और इसकी कीमत PY है। यह कंडीशन है प्रारंभ की। अब कल्पना कीजिए कि X वस्तु की कीमत कम हो जाती है, X वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो क्या होगा, उपभोक्ता के द्वारा Y वस्तु, चूंकि X वस्तु सस्ती होगी इसलिए Y वस्तु ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, A की बजाय महंगी हो जाएगी, क्योंकि इसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं भी हो। मान लीजिए यदि ये पहले 10 रुपए की है, यदि ये इसकी एक इकाई 9 रुपए की है, अब यदि इसकी कीमत घट के 6 रुपए रह गई तो ये वस्तु इसके मुकाबले में और ज्यादा क्या हो गई, सस्ती होगी। इसलिए उपभोक्ता के द्वारा क्या किया जाएगा, इस वस्तु के स्थान पर यानी महंगी वस्तु के स्थान पर
कौन सी वस्तु का उपभोग प्रारंभ कर दिया जाएगा? सस्ती वस्तु का। तो ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं और इसके सस्ती होने के कारण ये वस्तु चूंकि महंगी प्रतीत होती है, इसलिए इसकी जगह इस वस्तु का उपभोग प्रारंभ करना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। और प्रतिस्थापन प्रभाव में X वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसकी कीमत क्या हुई? कम हो गई। यही मांग का नियम कहता है कि कीमत कम होने पर मांग मात्रा बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है। तीसरा आता है आय प्रभाव। आय प्रभाव क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं हम आय प्रभाव को समझने के लिए। मान लीजिए हम एक बार एक वस्तु लेते हैं। कोई वस्तु है X, उसकी क्वांटिटी QX और उसकी कीमत PX। मान लीजिए उपभोक्ता के पास कुल धन कितना है? 100 रुपए है। X वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10 रुपए है। प्रारंभ में वो 100 रुपए से कितनी इकाइयां खरीद पाएगा? 10 इकाइयां खरीद पाएगा। अर्थात 10 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से उपभोक्ता X वस्तु की 10 इकाइयां खरीदने में सक्षम है। अब मान लीजिए क्या हुआ, ये वस्तु सस्ती हो जाती है। कितने रुपए की हो गई? 5 रुपए की। अब देखिए 10 इकाइयां कितने रुपए में खरीद पाएगा? पहले जितनी बराबर 50 रुपए में। अब उसके पास 50 रुपए क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। अर्थात कीमतें कम होने पर उपभोक्ता पहले वाले धन से ही पहले के मुकाबले ज्यादा इकाइयां खरीदने में सक्षम हो जाता है। अर्थात यदि वो 100 के 100 रुपए खर्च करे तो अब कितनी इकाइयां खरीद लेगा? 20 इकाइयां खरीद पाएगा। यानी सामान पहले से ज्यादा आने लग गया, क्वांटिटी ज्यादा आने लग गई। तो इस कारण से क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतें कम होने पर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। वैसे आय नहीं बढ़ती, लेकिन सस्ती होने के कारण वस्तुएं उसकी आय पहले के मुकाबले बढ़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वो पहले के मुकाबले वस्तुएं ज्यादा खरीद पाता है। वस्तुएं ज्यादा खरीदने का मतलब इनकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कीमतें कम होने से उनकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कीमत कम होने के कारण उसकी आय बढ़ी हुई प्रतीत होती है। वास्तव में आय नहीं बढ़ती, लेकिन वस्तुएं सस्ती होने के कारण वो उसी आय से पहले के मुकाबले ज्यादा वस्तुओं की मात्रा की डिमांड करता है। इस कारण से कीमत कम होने के कारण आय प्रभाव की वजह से भी वस्तुओं की मांग मात्रा बढ़ जाती है। अब यदि मान लीजिए कि यहां यह कंडीशन आ जाए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है वो पहले 10 रुपए की थी, अब कितने रुपए की हो जाए? 20 रुपए की। अब वो कितनी इकाइयां खरीद पाएगा? 100 रुपए में 20 रुपए की प्रति इकाई है। कितनी इकाइयां खरीद पाएगा? 5 इकाइयां। अब देखिए, यद्यपि उसकी आय में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन कीमत बढ़ने के कारण उसकी उसी आय से वो पहले के मुकाबले कम इकाइयां खरीदने में सक्षम है। अर्थात वस्तुओं की क्वांटिटी की मांग या डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वही सिद्धांत कि कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है और कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। किसके कारण से हुआ? आय प्रभाव के कारण हुआ। तो ये मुख्य 3 कारण हैं जो मांग का नियम लागू होने के बारे में हमें बताते हैं। पहला ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव और तीसरा है आय प्रभाव। चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, मांग के नियम के अपवाद। अर्थात ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जिनके कारण मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद। देखिए, यह है मांग के नियम के अपवाद। अर्थात इन दशाओं में या इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। सबसे पहला आता है गिफिन वस्तुएं, जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। इनकी परिभाषा भी यदि लिखनी हो तो इनकी परिभाषा यही लिखते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो मांग के नियम का पालन नहीं करती वो गिफिन वस्तुएं कहलाती है। यदि आपको
प्रश्न आता है एग्जाम में 1 नंबर का कि किसी ऐसी एक वस्तु का उदाहरण दो या कोई एक ऐसा उदाहरण जो मांग के नियम का अपवाद है, तो हमें सीधा सा क्या लिख सकते हैं, गिफिन वस्तुएं, अर्थात गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का पालन नहीं करती, ये मांग के नियम के विपरीत चलती हैं, अर्थात इनकी कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग मात्रा बढ़ती है और इनकी कीमत घटने पर भी इनकी मांग मात्रा घटती है। दूसरा आता है प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं। देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका संबंध उपभोक्ता की प्रतिष्ठा से होता है, उसे उसकी कीमत घटने बढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो वस्तुएं उपभोक्ता इस कारण से खरीदता है कि उसका संबंध उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है, समाज में उसे अपने आप को अलग दिखाना होता है, इसलिए वो उन वस्तुओं को खरीदता है। महंगी गाड़ियां खरीदना, महंगे घर बनाना या कोई और महंगी चीजें खरीदना जिनका कीमत के उतार चढ़ाव से और इसकी मांग मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए या अपनी प्रतिष्ठा को समाज में बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए खरीदी जाती हैं, इसलिए उनका कीमत घटने और मांग मात्रा बढ़ने से या कीमत बढ़ने और मांग मात्रा घटने से कोई संबंध नहीं होता। तीसरी आती है उपभोक्ता को जानकारी नहीं होना। किस चीज की जानकारी नहीं होना, हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आज आप बाजार गए और आपने बाजार से 10 किलो चीनी खरीदी। आपने वो 10 किलो चीनी खरीदी, कल्पना कीजिए कि वो आपके घर 1 महीने चल जाएगी। अब उस 1 महीने के दौरान यदि चीनी की कीमत आधी हो गई और वापस जब आप दोबारा लेने गए तो चीनी की कीमत वापस वही थी जो आपने पहले खरीदी थी उस समय की, अर्थात इस दौरान चीनी की कीमत घट गई, आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है आप चीनी घटने पे आप उसकी मांग मात्रा और ज्यादा खरीद लेते, तो उस कीमत घटने से आपकी मांग मात्रा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आपको उस वस्तु की कीमत घटने के बारे में जानकारी है ही नहीं। अर्थात यदि उपभोक्ता को किसी वस्तुओं की कीमत के उतार चढ़ाव की जानकारी नहीं होती तो क्या होगा, उसकी मांग मात्रा का उसकी कीमत से कोई संबंध नहीं रहेगा। चौथा आता है कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना। यदि हमें ऐसा लगता है कि भविष्य में कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाएगा, यदि हमें ऐसा लगता है कि भविष्य में कीमतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो हम वर्तमान में क्या करेंगे, कीमत ना घटने के बावजूद हम वस्तुओं को ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य में उनकी कीमतें बढ़ जाएगी तो हमें वो महंगी मिलेंगी। और यदि हमें ऐसी संभावना हो कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर सकती हैं, कम हो सकती हैं, तो वर्तमान में ऐसी वस्तुएं जिनके उपभोग को टाला जा सकता है, उनकी कीमत सामान्य होने के बावजूद हम उनकी उपभोग मात्रा को क्या करेंगे, घटा देंगे, या उनके उपभोग को या उनकी खरीदने के लिए कुछ समय के लिए उस चीज़ को हम टाल देंगे। अंतिम आता है जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं। देखिए जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो मांग के नियम का पालन नहीं करती। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए यदि आज कैंसर की दवाइयां बहुत ज्यादा सस्ती हो जाए तो नियमानुसार मांग का नियम क्या कहता है, कीमत गिरने पर मांग मात्रा बढ़ेगी। चूंकि वो जीवन के लिए आवश्यक है इसलिए उनकी मांग मात्रा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनको स्वस्थ व्यक्ति कभी नहीं खरीदेगा, और जो बीमार हैं उनको वो चाहे सस्ती है और चाहे महंगी है खरीदनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि उसी कैंसर की दवाइयों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसा नहीं है कि उनकी मांग मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि जो बीमार है उसके लिए वो जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है, उनको वो दवाइयां हर हाल में खरीदनी पड़ेगी, चाहे उनकी कीमत कितनी ही ज़्यादा बढ़ जाए और चाहे उनकी कीमत कितनी ज़्यादा घट जाए। घटने पर वो उसकी अनाप शनाप मात्रा नहीं खरीदेंगे, अर्थात असीमित मात्रा नहीं खरीदेंगे, और कीमत बढ़ने पर वो आवश्यकता है उतनी जरूर खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि वो दवाइयों की मात्रा को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये 5 बिंदु हैं जो मांग के नियम के अपवाद को बताते हैं। ये था हमारा तृतीय अध्याय, मांग की अवधारणा। आगामी क्लास में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेसन, चौथा अध्याय, मांग की कीमत लोच। धन्यवाद।